हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में विभक्ति, कारकार्थ, उपपदार्थ और सामान्य रूप ये चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चारों भी चीजें अपने को अलग अलग पढ़ने का रहता है, ठीक है। ये चारों भी चीजें सब अलग अलग होती है, सब अपने आप में अलग है और इसको अपन अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो विभक्ति विभक्ति अपन किसको बोलेंगे? तो नाम और सर्वनाम का, नाम और सर्वनाम जो इतर शब्द से या क्रियापद से जो संबंध दिखाते हैं, ठीक है ना। नाम और सर्वनाम का क्रियापद से या तो इतर शब्द से जो संबंध दिखाया जाता है उसको अपन विभक्ति बोलते हैं, ठीक है। मतलब नाम और सर्वनाम, जो वाक्य में नाम और सर्वनाम आए हुए होते हैं वो या तो क्रियापद से संबंध दिखाएंगे या तो किसी दूसरे शब्द से संबंध दिखाएंगे। तो या तो वो क्रियापद से दिखाए या वो इतर शब्द से दिखाए, मतलब दूसरे शब्दों से दिखाए, तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे? विभक्ति के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या करते हैं? यूज पहचानने के लिए प्रत्यय का यूज करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो शब्दों के पीछे लगाया जाता है उसको अपन प्रत्यय बोलते हैं। शब्दों के पीछे लगाए वाले कोई शब्द भी हो सकते हैं और कुछ अक्षर भी हो सकते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। अगर शब्द के आगे लगा हुआ होता है तो उसको उपसर्ग बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है वाली भी बात। तो नाम और सर्वनाम का जो वाक्य में क्रियापद या इतर शब्द से जो संबंध होता है वो दिखाने के लिए विभक्ति के एक गुण 8 प्रकार पड़ते हैं। मतलब टोटल 8 प्रकार से ये चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे पहला। तो विभक्ति के 8 प्रकार होते हैं, जो सिंपल से अपने को नाम याद रखना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो दोस्तों याद रखना, 8वां अष्टमी नहीं होता। अष्टमी की जगह अपन क्या लिखते हैं? संबोधन लिखते हैं। तो आपको बहुत बार पूछ लेता है पेपर में कि इनमें से कौन सा विभक्ति का प्रकार नहीं है। तो याद रखना, अष्टमी नहीं होता, संबोधन होता है, ठीक है। तो अपन को अगर कोई भी वाक्य में दिए हुआ कोई भी वाक्य अपने को गिवन है, उसमें अगर अपने को विभक्ति पहचानना है तो वो अपन पहचानेंगे प्रत्यय को देखकर। कोई भी गिवन वाक्य होगा और अपने को उसकी विभक्ति पहचानना है तो अपन सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? प्रत्यय देखेंगे कि उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, और प्रत्यय देख के ही अपन क्या बताएंगे? विभक्ति बताएंगे। दोस्तों याद रखना, कार्य का अर्थ अपना अलग होगा, उपपदार्थ अपना अलग होगा और सामान्य रूप भी अलग होगा, ठीक है। अब भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ विभक्ति के बारे में। तो विभक्ति को पहचानने के लिए अपन सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? प्रत्यय के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है प्रथमा। प्रथमा में आपका आता है, याद रखना, प्रथमा विभक्ति में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा रहता। अब किस में प्रत्यय नहीं लगा रहता? तो नाम में आपके कोई कर्ता, इसका कारकार्थ क्या होता है? कर्ता होता है। कारकार्थ अपने को अगर अलग से पढ़ना है, लेकिन याद रखना प्रथमा में कर्ता मेन रहता है और इसमें कोई भी प्रत्यय लगा हुआ नहीं होता। याद रखना, इसमें कोई भी प्रत्यय लगा हुआ नहीं होता। अगर कोई वाक्य दिया हुआ है उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है तो वो कौन सी विभक्ति का उदाहरण होगा? तो वो प्रथमा विभक्ति का उदाहरण होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय मैंने आपको बताया शब्दों के जो पीछे लग के आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रत्यय नहीं है तो वो किसके अंदर एग्जाम्पल आएगा? प्रथमा के अंदर, ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति के अंदर, द्वितीय विभक्ति में क्या होता है दोस्तों? इसके प्रत्यय होते सलाते, सलानाते, सलाते और सलानाते। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को विभक्ति प्रत्यय देख के पहचानना है तो अपने को ये भी पता होना कि कौन से प्रत्यय किसके अंदर रखे गए, ठीक है ना। अगर कोई शब्द के पीछे स, ला या ते या स, ला, ना, ते ये जो लिखा हुआ है, ये आपको अलग अलग इसलिए लिखा है कि ये एक वचन के लिखे हुए हैं और ये अनेक वचन में लिखे हुए, ठीक है ना। एक वचन के लिए अपन सलाते यूज करते हैं और अनेक वचन के लिए अपन सला नाते यूज करते, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कोई भी एक शब्द, इनमें से कोई भी एक अक्षर, प्रत्यय अगर कोई शब्द के पीछे लगा है तो कोई शब्द में याद रखना दोस्तों द्वितीय विभक्ति तभी होगी, क्योंकि देखो आप यहाँ द्वितीय में भी देखो सलाते, सलानाते है, चतुर्थी में भी देखो आपके प्रत्यय क्या है? सलाते और सलानाते। तो दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे के बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो अभी याद रखना कि अगर कोई वाक्य की विभक्ति द्वितीय है,
तो उसमें जो कर्म प्रेजेंट होगा, उसमें जो कर्म प्रेजेंट होगा, ये कर्म में ही आपके सलाते या सलानाते प्रत्यय लगा हुआ होगा। अगर कर्म को छोड़ के किसी में भी लगा है तो फिर आपका वो चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण हो जाएगा, फिर आपका वो चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी विभक्ति द्वितीय है तो उसमें कर्म में सलाते या तो सलानाते प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए। उसी प्रकार अब देखते हैं तृतीय। तृतीय में अपने को याद रखना है, तृतीय विभक्ति के प्रत्यय होते ने, ए, सी, ने, सी, ही, ई। मतलब कि ये एक वचन के हो गए ने, सी, अनेक वचन के हो गए ने, सी, ई, ही। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति पहचानने के लिए अपन देखेंगे कि किसी भी शब्द में ने, ए, सी या ने, सी, ई, ही ये प्रत्यय लगा हुआ है क्या। देखो दोस्तों, यहां जो मैंने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब चीज इसलिए लिखा हो कि 90% जो वाक्य रहते हैं, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के ही रहते हैं। जो मैंने यहाँ लाइन से लिख के रखा हूं ना, इस टाइप के पूरे वाक्य रहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अपन ये चीज देख के नहीं बताएंगे कि कर्ता और कर्म, करण, ये देख के नहीं बताएंगे कि उसकी विभक्ति क्या है। अपन क्या देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे। अपन क्या देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे कि उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अपन वह देख के बताएंगे कि उसकी विभक्ति क्या है। इसलिए मैं आपको ये चीजों के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं। क्यों, इसको अपन कारकार्थ में पढ़ेंगे। कारकार्थ में ये चीजें काम में आती है। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति कब होंगी, जब दिए गए नाम या सर्वनाम या कोई भी शब्द में क्या संबंध दिखाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, नेसी या नेसी ई ही। मतलब कोई शब्द दूसरे शब्द से संबंध दिखा रहा है और अगर नेसी या नेसी ई ही इसमें से कोई प्रत्यय का यूज कर रहा है तो अपन उसकी विभक्ति कौन सी मानेंगे, तृतीय मानेंगे। उसकी विभक्ति क्या मानेंगे अपन, तृतीय मानेंगे। ठीक है, अब चतुर्थी विभक्ति, तो इसके भी प्रत्यय देखो सलाते, सलानाते है, सेम कैसे, द्वितीय के जैसे। लेकिन द्वितीय में मैंने बताया था कि द्वितीय विभक्ति में सलाते, सलानाते प्रत्यय किसमें लगे रहते हैं, कर्म में। मतलब वाक्य में अपने को कर्म देखना है और कर्म में सलाते, सलानाते प्रत्यय देखना है लगा है क्या। अगर लगा है तो द्वितीय। अगर सलाते, सलानाते कर्म को छोड़ के अगर किसी भी चीज में लगा हुआ है तो उसकी विभक्ति होंगी चतुर्थी। तो उसकी विभक्ति क्या हो जाएंगी, चतुर्थी होंगी। मतलब वाक्य में चतुर्थी विभक्ति कब होंगी, जब वाक्य, गिवन वाक्य में, दिए हुए वाक्य में कर्म को छोड़ के किसी भी शब्द में सलाते, सलानाते प्रत्यय लगा हुआ है तो उसकी विभक्ति चतुर्थी होंगी। ठीक है, अगर कर्म में लगा है तो उसकी विभक्ति द्वितीय होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पंचमी। पंचमी विभक्ति के प्रत्यय क्या होते हैं, उन्हुन, उन्हुन और उन्हुन। ठीक है, उन्हुन क्या होता है, पंचमी विभक्ति के क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। अगर कोई भी शब्द में उन्हुन लगा हुआ है तो उसकी विभक्ति क्या होंगी, पंचमी होंगी। इसके एग्जांपल देखेंगे अपन। कोई भी वाक्य में, कोई भी शब्द में अगर उन्हुन आ रहा है, उन्हुन जैसे प्रत्यय यूज हुए हैं तो उसकी विभक्ति क्या होंगी, पंचमी होंगी। ये फिक्स है कि अगर उन्हुन लगा हुआ है तो उसकी विभक्ति क्या होने वाली है, पंचमी होने वाली है। ठीक है ना, पंचमी विभक्ति होने के लिए उन्हुन लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखो बाकी सब प्रत्यय अलग अलग है, सिर्फ द्वितीय और चतुर्थी में अपने को कंफ्यूजन होता है। बाकी सब प्रत्यय देख के अपन तो बता सकते हैं, बाकी सब प्रत्यय अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन षष्ठी। षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय होते हैं चाचेची और झाझेझी। यहाँ पे लिखा नहीं है, झाझेझी भी आता है इसमें, झाझेझी। ठीक है, तो चाचेची और झाझेझी ये किसके प्रत्यय होते हैं, षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय होते हैं। मतलब कोई शब्द में, कोई संबंध दिखाने वाले शब्द में झाझेझी या चाचेची लगा हुआ है प्रत्यय तो उसकी विभक्ति कौन सी होंगी, षष्ठी विभक्ति होंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन सप्तमी। सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय होते त, ई, या, तैया। इसको अपन तैया तैया बोलते हैं, लेकिन याद रखना त, ई, आ और त, ई, आ इसके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। किसके प्रत्यय होते हैं, ये सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय होते हैं। सप्तमी विभक्ति मतलब कि अगर कोई भी संबंध दिखाने वाले शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो त, ई या आ इनमें से कोई लगा हुआ है तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे,
सप्तमी विभक्ति के अंदर रखेंगे। उसको किसके अंदर रखेंगे? सप्तमी विभक्ति के अंदर रखेंगे। लास्ट अपना होता है संबोधन। मैंने पहले भी बताया सप्तमी के बाद अष्टमी नहीं आता, सप्तमी के बाद आता है संबोधन। संबोधन में क्या होता है? नो। यहाँ पे अनेक वचन का ही एक प्रत्यय है नो। जैसे अपन हाक मारते किसी को, मुलान्नो इकडे या, है ना, तो नो ये जो आता है ये किसके लिए यूज करते हैं? अपन संबोधन के लिए करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज में अपने को हाक मारना है किसी को, इसमें हाक मारना भी बोलते हैं ना। संबोधन मतलब हाक मारना। ठीक है, हाक मारना। ठीक है, तो किसी को हाक मारते हैं, आवाज देते हैं जो अपन, वो किसके अंदर रखा जाता है? संबोधन के अंदर रखा जाता है। ठीक है ना, तो संबोधन में अपन क्या समझे कि किसी को आवाज देते हैं जो अपन हाक मारते हैं, उसको किसके अंदर रखा गया है? संबोधन के अंदर रखा गया है। तो विभक्ति के कितने टाइप होते हैं? 8 टाइप होते हैं जो अपन ने यहाँ पे देखे। अब अपन आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे मैंने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देके रखा हूं, ये किसके लिए देके रखा हूं? द्वितीय और चतुर्थी। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला वाक्य है राम रावणास मारतो। तो देखो यहाँ पे ये रावण क्या है? कर्म है। रावण क्या है? कर्म है, और कर्म में प्रत्यय लगा हुआ है स। कर्म में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखो स प्रत्यय लगा हुआ है। किसमें? कर्म में। अगर कर्म में लगा हुआ है तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? द्वितीय का हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मी गुरुजिन्ना दक्षिणा दिरी, यहाँ पे दक्षिणा क्या है? आपका कर्म है। ठीक है ना, और ये बाकी क्या है? अलग चीज है। और यहाँ पे देखो ना प्रत्यय लगा हुआ है, सला नाते, ना प्रत्यय भी आता है। तो ये द्वितीय में भी आता है और चतुर्थी में भी आता है, लेकिन कर्म में लगा हुआ है क्या? नहीं है। अगर कर्म में लगा हुआ नहीं है, इसीलिए ये वाक्य में ये जो गुरुजी ना, ये ना प्रत्यय देख के अपन बताएंगे इसकी विभक्ति कौन सी है। तो इसकी विभक्ति आएंगी चतुर्थी। ठीक है, इसकी विभक्ति कौन सी आ जाएंगी? चतुर्थी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो ना प्रत्यय लगा हुआ है वो कर्म में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं अपन आगे। ये अपन ने अभी देखे राम रावणास मारतो, तो यहाँ पे इसकी विभक्ति कौन सी हो जाएंगी? द्वितीय हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आई चाकू ने भाजी काटते, तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय आया है? ने। ने किस में देखे थे अपन ने? याद करो, तृतीय विभक्ति में देखे थे। ने किस में देखे थे? तृतीय। तो इसकी विभक्ति कौन सी हो जाएंगी? तृतीय विभक्ति हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद गुरुजी मुलान्ना व्याकरण सिखौतात। ना व्याकरण क्या था? यहाँ पे ये कर्म है, लेकिन सलाते सलानाते ना प्रत्यय किस में आया हुआ है? कर्म को छोड़ के आया हुआ है। तो इसकी विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी। इसकी विभक्ति कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन मी साडेतून आताच घरी आलो। अब उन्हुन, उन्हुन किस पंचमी विभक्ति में देखे थे? उन्हुन। याद है दोस्तों? याद आ रहा है आपको? तो प्रत्यय देखना अपने को, अपन सिर्फ क्या बताएंगे? प्रत्यय देख के बताएंगे। देखो तुन, इसमें ऊन आ रहा है ना, ऊन। क्यों? ये ऊ क्या होता है दोस्तों? इसमें मिल जाता है। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं ना संधि में कि स्वर क्या होते? मिल जाते हैं। ठीक है, व्यंजन में मिसड़ जाते हैं। ठीक है, तो साढ़े तुन, देखो ऊन का आ रहा है साउंड, तो ये कौन से इसका हो गया? षष्ठी का हो गया, क्योंकि उन्हुन किसमें प्रत्यय आते हैं? पंचमी विभक्ति के प्रत्यय। सॉरी दोस्तों, पंचमी विभक्ति के प्रत्यय है, तो ये उन्हुन किसमें आता है? पंचमी में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं विभक्ति के अर्थ, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कारकार, जिसको अपन कारक संबंध भी बोलते हैं। ठीक है, तो कारक संबंध या कारकार्थ, देखो अपन ने विभक्ति में देखे थे कि नाम और सर्वनाम का जो संबंध दिखाने के लिए जो क्रियापद से संबंधित होता था या इतर शब्द से होता। ठीक है, तो वहां पे दोनों भी आ सकते थे, लेकिन नाम और सर्वनाम अगर सिर्फ और सिर्फ क्रियापद से संबंध दिखाते हैं तो उसको अपन कारकार्थ के अंदर रखते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों? वापस से बोलता हूं कि नाम और सर्वनाम अगर क्रियापद से संबंध दिखाते हैं तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे? कारकार्थ के अंदर रखेंगे। ठीक है ना, कारकार्थ के अंदर किसको रखा जाएगा? अगर कोई शब्द किसको संबंध दिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्रियापद से। ठीक है, यहाँ पे इतर शब्द नहीं आएगा, मतलब अन्य शब्द नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? क्रियापद से संबंध दिखाने वाले शब्द, उसको अंदर किसके अंदर रखा जाएंगे? कारकार्थ के अंदर रखा जाएंगे। ठीक है, तो कारकार्थ देखने के लिए अपन मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 6। कारकार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 6।
ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इसको अपन अभी सेपरेट एक एक करके भी देखेंगे। ठीक है, तो विभक्ति के अर्थ में सबसे पहले अपन देख रहे हैं कारकार्थ, जिसके कारकार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। याद रखना, अपन ने विभक्ति देखे थे, विभक्ति 8 प्रकार की थी। ठीक है, लेकिन कारकार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्ता। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता क्या होता है दोस्तों? तो कोई भी वाक्य में क्रिया करने के लिए कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई व्यक्ति प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जो कर्म करता है उसको अपन क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। क्रिया करने के लिए जो प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है। और जो भी वाक्य में कर्ता आपका मुख्य रहेगा, प्रमुख कौन रहेगा? कर्ता। प्रथमेज कौन रहेगा? कर्ता आपका क्या रहेगा? प्रमुख रहेगा। और कर्ता की विभक्ति होंगी प्रथमा। ठीक है, इसमें विभक्ति क्या होंगी? प्रथमा होंगी। और कर्ता क्या रहेगा? आपका मुख्य रहेगा। ठीक है, वाक्य में अगर कोई भी वाक्य आपको गिवन है और वो वाक्य में कर्ता ही मेन है, तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे? कर्ता के अंदर रखेंगे। कौन सा कारकार्थ होगा उसका? कर्ता। कारकार्थ क्या होगा इसका? कर्ता होगा। जैसे राम आंबा खातो, तो इसमें अगर राम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो आम कौन खाएगा? पता नहीं, है ना। ये मतलब कि यहाँ पे कर्ता क्या है? मुख्य है। यहाँ पे कर्ता प्रेजेंट नहीं रहेगा तो अधूरा अधूरा सा लगेगा कि आंबा तो खातो, लेकिन अगर राम आंबा खातो तो राम प्रेजेंट है, वही आंबा खा रहा है। मतलब ये वाक्य में, ये पूरे वाक्य में जो आपको गिवन है, इसमें मुख्य कौन है? प्रमुख कौन है? राम है ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता मुख्य होता है उसको कर्ता के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कर्म। तो वाक्य में क्रिया किसी ना किसी के ऊपर होता है या कोई ना कोई वो क्रिया को सोचता है, सोचना रहा। ठीक है, तो क्रिया जिसके ऊपर होती है या जो उसको अपने ऊपर लेता है, झेलता है, उसको कर्म बोलते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म प्रमुख होता है, ठीक है, जिस वाक्य में कर्म प्रमुख होता है उस वाक्य को किसके अंदर रखा जाता है? कर्म के अंदर रखा जाता है। और ज्यादा करके ऐसे वाक्य में द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय लगे हुए रहते हैं। ज्यादा करके कर्म में कौन से प्रत्यय लगे रहते हैं? द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कर्म क्या होता है? तो कर्ता जो क्रिया किसी के ऊपर करता है वही, उसी को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। जिसके ऊपर क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने दिखा है राम रावणास मारतो। तो देखो, राम मारतो और राम रावणास मारतो, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। राम मारा, किसको मारा पता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन लगाते हैं रावणास, मतलब यहाँ मेन है ये रावण। अगर रावण ही नहीं रहेगा तो राम ने किसको मारा पता नहीं चलेगा। मतलब राम मारतो ये अलग हो गया, वो राम रावणास मारतो। अब यहाँ पे जोर आ चुका है ना, वाक्य में थोड़ा इंपॉर्टेंट आ चुका। अगर ये वाक्य में कर्म ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ये वाक्य कैसा लगेगा? सादा वाक्य लगेगा, ऐसी सिंपल सा वाक्य लगेगा। लेकिन अगर इसमें कर्म प्रेजेंट है, मतलब इसमें कर्म प्रमुख है अपना, है ना, और ये कर्म में ज्यादा करके कौन से प्रत्यय लगे हुए रहते हैं? द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय लगे हुए रहते, तो अपन बोलेंगे कि इसका कारकार्थ क्या है? कर्म है। तो याद रखना, कारकार्थ कर्म किसके अंदर आएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय लगा हुआ रहेगा किसमें? कर्म में। और ये वाक्यों में कर्म प्रमुख होता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कौन प्रमुख होता है? कर्म प्रमुख होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं करण। करण मतलब होता है दोस्तों साधन। ठीक है, करण मतलब क्या होता है? साधन। और वो साधन कोई भी हो सकता है। करण मतलब क्या होता है? साधन होता है दोस्तों, याद रखना। और ये साधन क्या हो सकता है? कोई भी साधन हो सकता है। ठीक है, तो उदाहरण में देखते, आई चाकू ने भाजी काटते। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है चाकू ने, कोई ना कोई साधन है ना क्रिया करने के लिए। आई चाकू ने भाजी काटते, भाजी तो काट रही है आई, लेकिन कैसे काट रही है? चाकू ने, मतलब कि कोई एक साधन है। तो जहां पे अपने को साधन दिखाई देगा, कोई चीज दिखाई देगी, है ना, तो वहां पे उसका कारकार्थ क्या बताएंगे अपन? करण बताएंगे। उसका कार्यकार्थ क्या बताएंगे? करण बताएंगे। याद रखना, करण मतलब होता है साधन। करण मतलब होता है साधन। कोई भी अगर वाक्य में साधन अपने को दिख रहा है, आपको अंडरलाइन करके भी दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा, आपको अंडरलाइन कर देगा ऐसा साधन के चाकू ने इसके अंदर अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि इसका कारकार्थ बताओ। तो इसका कारकार्थ क्या होने वाला है? तो चाकू ने, चाकू क्या एक साधन है, तो उसका कारकार्थ आप मारोगे करण। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आगे अपन देखते हैं संप्रदान। संप्रदान
किसी चीज को दूसरे को देना, दान देना भी बोलते हैं अपन, है ना। संप्रदान मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, दान देना भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज दे सकते हैं अपन, ज्ञान देना ये भी दान होता है, पुरस्कार देना भी दान होता है। तो किसी भी चीज का क्या करते हैं अपन, दान करते हैं, उसी को अपन किसके अंदर रखते हैं, संप्रदान के अंदर रखते हैं। तो अगर वाक्य अपन पढ़ेंगे, कोई भी वाक्य अपन रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और उसमें अगर अपने को लगेगा कि कोई एक चीज दूसरी चीज को अपन दे रहे हैं, या कोई चीज अपन दूसरे को दे रहे हैं, तो ऐसी जहां पे अपने को समझ आएंगी, ऐसे वाक्य अपने को समझ में आएंगे, वो वाक्य अपन किसके अंदर रखेंगे, संप्रदान के अंदर रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मी गुरुजींना दक्षिणा दिली। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दान देने की क्रिया हो रही है ना। दक्षिणा किसको दिया, गुरुजी को, एक से दूसरे को गई, तो ये क्या हो गया, दान देने की क्रिया हो गई, है ना। दक्षिणा यहां से यहां गई ना, तो ये होता है दान देना। वो कुछ भी दान दे सकते हैं अपन, दक्षिणा हो सकता है, चीज हो सकता है, कुछ ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है, गुरुजी मुलांना व्याकरण सिखवतात। तो यहां भी क्या हो रहा है, गुरुजी क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे, व्याकरण दे रहे, सिखा रहे, मतलब कि उनको ज्ञान दे रहे। तो यहाँ पे भी देने की क्रिया हो रही है। मैंने बोला दान देना, दान मतलब कुछ भी चीज हो सकती है ना, एक से अगर दूसरे को ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसा जहां अपने को समझ में आएगा, उसका कारकार्थ क्या होने वाला है, संप्रदान होने वाला है, ठीक है। तो होप आपको संप्रदान समझ में आ गया होगा। दान देने की जहां पे अपने को क्रिया दिखाई देंगी, वो सब चीज किस में रखा जाएगा, उसको कौन से कारकार्थ में रखा जाएगा, संप्रदान। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपादान। अपादान मतलब होता है वियोग, ठीक है। वियोग मतलब एक चीज का दूसरे चीज से दूर जाना, ठीक है। याद रख सकते हो इसमें, एक चीज का दूसरे चीज से दूर जाना या दूर होना, वो कोई भी चीज हो। जैसे अपने आंख से आंसू भी निकल रहे, तो अपने आंख और आंसू कहां हो रहे, जमीन पे गिर रहे, मतलब आंख से आंसू दूर जा रहे हैं, तो ये भी वियोग के अंदर ही आता है, दूर जाना, है ना। अपादान मतलब कि दूर जाना, किसी भी चीज का वियोग हो सकता है वो। अपादान मतलब दूर जाना, याद रखना, अपादान मतलब दूर जाना। अब वो दूर जाने वाली चीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहां दिया हूं, मी 3:30 आताच घरी आलो। तो क्या हुआ, स्कूल से वो कहां आ गया, घर आ गया। तो क्या हुआ, एक दूसरे से वियोग हुआ, दूर गए ना। 3:30 से कहां आ गया, वो घर ही आ गया, मतलब कि स्कूल से घर आ गया, दूर जाने की क्रिया दिखाई दे रही है। तो ऐसे वाक्य जहां पे वियोग दर्शाए, जहां पे दूर जाने की क्रिया दर्शाई, उसको अपन किसके अंदर रखेंगे, अपादान के अंदर रखेंगे। उसका कारकार्थ क्या होगा, अपादान होगा। जहां पे अपने को वियोग मतलब दूर होने की क्रिया दिखाई देंगी, उसको अपन रखेंगे अपादान के अंदर। उसका कारकार्थ क्या होने वाला है, अपादान होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अधिकरण, ये लास्ट है। अधिकरण मतलब स्थान, अधिकरण मतलब स्थान। याद रखना, कोई जगह के बारे में बता रहा है, ठीक है, कोई जगह के बारे में बता रहा है आपको। तो कोई स्थान मतलब जगह, कोई जगह के बारे में बता रहा है, तो वो किसके अंदर रखा जाएगा, अधिकरण के अंदर, ठीक है। जैसे कि स्थान, मी 3:30 जातो, ठीक है। तो ये क्या है, 3:30 स्थान बता रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो अधिकरण मतलब होता है स्थान। अगर कोई स्थान बताए, समय बताए, तो वो किसके अंदर रखा जाएगा, अधिकरण के अंदर रखा जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर आपको जगह दिख रही है वाक्य में, है ना, कोई सेंटेंस आपको गिवन है और उसका कारकार्थ पहचानना है, और अगर आपको उसने जगह बताया है, स्थान बताया है, तो वो किसके अंदर रखा जाएगा, अधिकरण के अंदर रखा जाएगा। क्योंकि अधिकरण में किसको रखा जाता है, स्थान को रखा जाता है। मतलब ऐसा वाक्य जिसका आपको कारकार्थ पहचानना है, उसमें अगर आपको जगह दिखाई गई है, तो वो जगह किसके अंदर आएगा, अधिकरण। मतलब उसका कारकार्थ क्या हो जाएगा, अधिकरण, ठीक है। जैसे दररोज सकाळी मी 3:30 जातो, 3:30 जातो, ये क्या है, स्थान को दिखा रहा है। तो जहां स्थान दिखाएगा वो अधिकरण के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, उदाहरण है कुछ मैंने लिख के रखा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों एक और चीज बहुत याद रखने वाली चीज है, मैं पहले बताना भूल गया, याद रखना कि विभक्ति और कारकार्थ दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज की विभक्ति प्रथमा है तो उसका कारकार्थ करता ही हो, है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस चीज का कारकार्थ, जैसे कि किसी चीज का कारकार्थ मैंने अधिकरण ले लिया तो उसकी विभक्ति सप्तमीच हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है। अपन को कारकार्थ पूछा है तो अपन वाक्य में देखेंगे क्या गिवन है,
ठीक है, कर्ता मेन है कि कर्म मेन है कि कोई साधन दिया है कि दूर जाने की क्रिया हो रही, कि कोई स्थान बता रहा है, समय बता रहा है, ये चीज देखेंगे। ठीक है, और विभक्ति पहचानना है तो अपन सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल चालू करते। मधु 4 आठवरे क्रिकेट खेलना। तो देखो यहाँ पे जो ये शब्द आया हुआ है 4 आठवरे, मतलब ये क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, और समय को बता रहा है तो इसका कारकार्थ क्या होगा, अधिकरण। इसका कारकार्थ क्या होगा, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण में ही तो अपन ने पढ़े थे क्या क्या आता है, स्थान और समय। स्थान और समय ये दोनों किसके अंदर आता है, अधिकरण के अंदर आता है, तो इसका कारकार्थ क्या हो जाएगा, अधिकरण। उसके बाद तो रेलवेस लटकुन गेला, तो देखो रेलवे साधन है, अगर साधन है तो क्या आएगा इसका कारकार्थ, इसका कारकार्थ आ जाएगा करण, क्योंकि करण मतलब ही क्या बताया था आपको मैंने, साधन। ठीक है, देखो कोई एक साधन है ना, रेलवे के थ्रू लटक के गया वो, तो ये एक साधन हो गया, तो इसका कारकार्थ होगा करण। काका पुण्यास गेले, क्या है पुणे, जगह है, जगह है, जगह मतलब अधिकरण, जगह मतलब अधिकरण, इसका कारकार्थ क्या होगा, अधिकरण होगा। ठीक है, इसका कारकार्थ क्या होगा, अधिकरण होगा। ठीक है, उसके बाद मी सकाळी अभ्यास करतो, क्या बता रहा है, समय बता रहा है, मी सकाळी अभ्यास करतो, तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिकरण का ही उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि समय और स्थान कहाँ पे दिखाता है, अधिकरण में दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते उपपदार्थ। उपपदार्थ में क्या है दोस्तों, मैंने क्रियापद में क्या बताया आपको, नाम और सर्वनाम। नाम और सर्वनाम अगर क्रियापद से संबंध दिखाते हैं तो वो कारकार्थ के अंदर रखा गया है, और नाम और सर्वनाम, अब उपपदार्थ की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, नाम और सर्वनाम क्रियापद के अलावा किसी और शब्द से संबंध दिखाते हैं तो उसको अपन उपपदार्थ के अंदर रखते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, नाम और सर्वनाम नाम और सर्वनाम क्रियापद को छोड़ के अगर किसी और शब्द से संबंध दिखा रहे हैं तो उसको किसके अंदर रखा जाएगा, उपपदार्थ के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, अगर क्रियापद से दिखा रहे तो उसका कारकार्थ बताएंगे, अगर क्रियापद को छोड़ के अगर कोई भी शब्द से दिखा रहे तो उसका अपन उपपदार्थ बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा करके ये चीजें आती है, विधान पूरक, परिणाम, अंतर, मूल्य, रीत, निमित्त, न्यूनत्व, परिणाम, प्रमाण, विषय, स्वामित्व, योग्यता, नाते, ईटीसी, और भी है बहुत सारे। मतलब कि ये सब चीजें क्या दिखाती है, उपपदार्थ को दिखाती है। उपपदार्थ की डेफिनेशन आपको याद रखना है दोस्तों, क्या बोला मैंने, नाम और सर्वनाम अगर क्रियापद को छोड़ के अदर किसी भी शब्द से संबंध दिखाते तो वो उपपदार्थ के अंदर रखा जाते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, आमच्या वर्गातील मधुने 6.5 स्वर्ण पदक जीत ले। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आमच्या वर्गातील मधु मतलब मधु के बारे में जानकारी देने वाले शब्द है ये, है ना, मधु के बारे में बता रहे ना कि आमच्या वर्गातील मधुने, तो ये मधु क्या है, क्रियापद है क्या, नहीं है, तो ये आमच्या वर्गातील क्या हो गया, उपपदार्थ हो गया। क्या हो गया आपका, उपपदार्थ हो गया। उसके बाद जैसे ये स्वर्ण पदक भी आपको दिखा हुआ है, तो ये स्वर्ण पदक किसका था, साड़े का था, तो यहाँ पे भी जो ये शब्द आए हुए ये भी क्या हो जाएगा, उपपदार्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी जिंकले से संबंधित है क्या, नहीं, जिंकले क्रियापद था, क्रियापद से दिखा रहे क्या जानकारी, या क्रियापद से संबंध दिखा रहे क्या, ये नहीं। अगर क्रियापद को छोड़ के किसी भी और चीज से संबंध दिखाए तो वो उपपदार्थ होते, तो ये सब क्या हो गए, आपके उपपदार्थ हो गए, ये क्या हो गए, उपपदार्थ हो गए। ठीक है, ये भी आपका उपपदार्थ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें अपन देखते हैं, जैसे दूध 20 रुपए लीटर मिलते, इसमें क्या बता रहा है, मूल्य बता रहा है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, उपपदार्थ। 20 रुपए क्या हो गया, उपपदार्थ हो गया। ठीक है ना, उसके बाद तो काना ने बह रहा है, तो ये क्या है, काना ने क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे अपन उपपदार्थ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बह रहा है तो ये कान से बह रहा है, इसके बारे में जानकारी, ये दोनों आपस में संबंध दिखा रहे हैं, इसका क्रियापद से संबंध है क्या, नहीं है, इसलिए ये काना ने क्या हो जाएगा, आपका उपपदार्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद त्याला गणिताला चांगले गुण आहे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, विषय,
विषय आया हुआ है, और विषय भी किस में आते हैं? उपपदार्थ में आते हैं। विषय भी किस में आते हैं? उपपदार्थ में आते हैं। ये भी आपका क्या हो गया? उपपदार्थ हो गया। ठीक है, तो इतिहासात कच्चा है, तो ये भी क्या हो गया आपका? उपपदार्थ हो गया। क्या हो गया? उपपदार्थ हो गया। कहने वाली दोस्तों बात यह है कि अगर कोई शब्द क्रियापद को छोड़ के और भी कोई शब्द से संबंध दिखा रहा है, मतलब क्रियापद से नहीं दिखाना चाहिए, बाकी किसी से भी दिखाए, तो वो उपपदार्थ के अंदर रखेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तो बहुत सिंपल है, याद रखना। देखो, कोई भी शब्द अपन विभक्ति लगाने से पहले उसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो वो जो चेंजेस करते हैं उसी को सामान्य रूप बोला जाता है। डेफिनेशन नहीं समझे होंगी, एक बार देखते हैं अपन। जैसे कि यहां मैं लिखता हूं रामा ने, ठीक है ना? तो याद देखो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन, सिंपल सा नाम क्या होता है? राम होता है, होता है। तो राम को अपन रामा ने लिखने के पहले क्या किए होंगे? ने तो प्रत्यय है, ये ने क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो ये राम में अपन ने कुछ चेंजेस किए, पहले इसको लिखे रामा। ठीक है, ये रामा लिखने के बाद इसमें क्या प्लस किया अपन ने? प्रत्यय लगाए ने। ठीक है ना? तो प्रत्यय लगाने से पहले अपन ने जो इसमें चेंजेस किए रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? उसका सामान्य रूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे रामा ने आपको गिवन है, इसका सामान्य रूप पूछा, तो इसका सामान्य रूप होगा रामा। इसका सामान्य रूप क्या होगा? इसका सामान्य रूप होगा रामा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रामा ने प्रत्यय लगाने से पहले इस नाम में जो चेंजेस हुआ उसी को क्या बोला जाता है? सामान्य रूप बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गया होगा आपको सामान्य रूप किसको बोलेंगे अपन? कि किसी भी चीज में, नाम या सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से पहले जो चेंजेस होता है, वही चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं? सामान्य रूप बोलते हैं उसका। जैसे कि यहाँ पे घोड़ा एक नाम है, तो देखो घोड़यास, घोड़याला, घोड़याने, घोड़याचा, ये क्या है? अपन ने सब देखो प्रत्यय लगाए हुए, स प्रत्यय लगा है, ला प्रत्यय लगा है, ने प्रत्यय लगा है, चा प्रत्यय लगा है, और ये सब प्रत्यय लगाने से पहले उसमें देखो घोड़ा था, उसको क्या लिखे? घोड़या। तो ये क्या है? घोड़या आपका सामान्य रूप हो गया उसका। ठीक है, वैसे ही देखो पानी एक शब्द था, पान्यास, पान्याला, पान्याने, पान्याचा, देखो यहाँ पे भी अपन ने प्रत्यय लगाए, स, ला, ने, चा। तो पानी को अपन ने डायरेक्ट पानी लिखे क्या? नहीं, उसमें थोड़ा चेंजेस किया। क्या लिखे? पानिया। क्या लिखे? पानिया। तो ये पानिया क्या है? आपका सामान्य रूप हो गया। ये पानिया क्या है? आपका सामान्य रूप हो गया। और भी उदाहरण देखिए, जैसे दिशा, दिसेला, तो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा? दिसे। ठीक है, इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा? दिसे। इसमें माता, मातेला, तो ये ला प्रत्यय लगाने से पहले क्या चेंजेस किए थे इसमें? माता का माते, तो ये माते क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया। हवे, हवेचा, तो इसमें क्या हो गया? हवे आपका क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया। इसमें फूल, फूलाचा, चा प्रत्यय लगाने से पहले देखो क्या हुआ? फूला, तो ये फूला क्या हो गया? आपका सामान्य रूप हो गया। पानी, पान्यात, मतलब इसमें क्या हो गया? पानिया, आपका क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है साधु और इसका लिखा है साधु चा, तो इसमें कोई बदल हुआ क्या? नहीं। तो इसमें साधु था, तो इसका सामान्य चा प्रत्यय लगाने से पहले अपन ने इसमें कोई चेंजेस किए? नहीं। तो जो चेंजेस नहीं भी हुआ, लेकिन प्रत्यय लगाने से पहले जो नाम लिखे वही सामान्य रूप होता है, तो इसका सामान्य रूप साधु ही होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो, वो जैसे का वैसा भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है सामान्य रूप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।